नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो प्रश्न देता है ना, वो कहीं न कहीं पिछले सालों से देता है। और उसी वजह से मैं पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, उन सबको धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए। थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार में मैं 100 प्रश्न आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आपको ये मैं बार बार एश्योर कराना चाहता हूं कि पिछले सालों के प्रश्नों से ही एग्जाम में प्रश्न आता है, लेकिन चूंकि जब टफ पेपर रहता है तो दो प्रश्नों को मैं मर्ज कर देता है या फिर दो प्रश्नों को एक साथ दे देता है बस। लेकिन आएंगे प्रश्न घुमा फिरा के वहीं से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो चेंज नहीं होनी। तो चलिए, पिछले वीडियो में जहां तक रुका था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1885 से लेकर के 1905 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसके दरमियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कई सारी घटनाक्रम घटे। तो हम लोग वन बाय वन उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं। फिलहाल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल थिंग इन हिंदी। कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में भी बता दूं, क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। तो आपको इनके में सिर्फ टिक मारना है, ठीक है, कोई लिखना नहीं है। उसके लिए मेंस के लिए मैं रोज शाम को 9:30 बजे क्लास लेता हूं। आप सब जरूर देखिए उसको, अगर आप 2025-2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में ये किसने कहा था कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड शब्द का यूज हमें नहीं करना चाहिए, लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, वो हमारे नहीं है, ठीक। डफरिन का कार्यकाल था 84 से लेकर 1884 लेकर 1888 तक। इसी ने ही कांग्रेस को केवल एक छोटा सा सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताकर उसका उपहास किया था, ठीक है। इसी के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने ग्लैडस्टोन कहा गया? किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा गया। 1886, 93, 1906 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा या भारत के ग्लैडस्टोन कहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, भारत की आशा, भारत के ग्लैडस्टोन, भारत के वयोवृद्ध नेता। वो कांग्रेस के 86, 93, 1906 में क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कम से कम 10 बार पूछ चुका है छोटे छोटे एग्जाम में। तो आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, वीडियो को देख के जाइएगा। कौन सा कथन नौरोजी साहब के लिए सही नहीं है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। गलत। 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे नौरोजी। इसके अतिरिक्त वो लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर, जबकि एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। याद रखिएगा, वो गणित के प्रोफेसर थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था और इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है। यूपीपीसीएस ने कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछा था, ये किताब कब लिखी थी? ठीक, हर चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के अध्यक्ष भाषण के बदले में पढ़ा था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। 1906, ध्यान से देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनके भाषण को तैयार किया था, लेकिन पढ़ा किसने था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यूपीपीसीएस या कोई अब बड़े टफ एग्जाम में आता है तो ये से सीधे नहीं आएगा, उसमें आएगा 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भाषण दिया। उस भाषण को तैयार किसने किया था? एक ऑप्शन आ जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके भाषण को तैयार किया। दूसरा ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको पढ़ा। और आपसे पूछेगा केवल एक सही, केवल एक दो सही, एक दो तीन सही। तो आपको अब ऐसे प्रश्नों की तैयारी ऐसे ही करनी है, व्याख्या पढ़ पढ़ के। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, इसके दरमियान में किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था। निम्न में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोखले के राजनीतिक गुरु, देखिए याद रखिए, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक या फिर कहा जाए गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन प्रश्न क्या आ रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे, महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में। अच्छा, अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते थे? एमजी रानाडे को कहते थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें वित्तीय मामले का अद्वितीय समझ, इन पर विपक्ष का नेता जिसे पद दिया गया। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले।
अब फिर सुनिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, एक नहीं पूछेगा, दो पूछ लेगा। कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो याद रखिए लाल बाल पाल, ये तीन लोग जो थे उग्रवादी थे, यानी लाल बाल पाल। बचा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो बचे तीन जो हैं वो उग्रवादी। याद रखिए कौन कौन थे? उग्रवादी शब्द ही गलत है, ठीक। जो एक्सट्रीमिस्ट शब्द है वो ये उग्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी, हाँ उग्र राष्ट्रवादी ठीक है, लेकिन उग्रवादी कहीं कहीं यूज किया गया है। विपिन वो कौन सी बुक है स्पेक्ट्रम में, वो नहीं यूज करना चाहिए। उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब नहीं थे। लाल बाल पाल जो थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस को किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, ये याद रखिएगा, ठीक। जिसमें नौजवानों को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया गया। मुद्दा ये है, आपसे सिर्फ ये भर नहीं पूछेगा कब की। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, साथ ही क्या लिखा है उसमें? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया। किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को ऑफिशियल रूप से स्वीकार किया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। नौरोजी भाई आरसी दत्त वाचा द्वारा इस निकाय का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था अंग्रेजों पर। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक सत्ता या स्वायत्तता। मतलब आरंभिक 2 दशकों में उदारवादियों का प्रभाव था। उनका यह मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा। 20वीं शताब्दी में जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के 2 दशक तक उदारवादियों का प्रभाव था और उनका मानना था अंग्रेज हमारी भलाई के लिए आए हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। वो मानते थे कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के लिए बड़ी बात है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, लाल बाल पाल, ये 3 नाम याद रखिएगा। बाकी सब क्या थे? वो नरम दल के नेता थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे, ठीक। लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना या विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। और बिल्कुल सही लगाया, मैंने अभी आपको दिखाया ना, 2 दशकों तक यानी 20 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़ती रही। उन्हें लगता था कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये हमारे लिए भलाई के लिए आए हैं। तो पता है, हमें अपने देश के लोगों को ये समझाने में 100 साल लग गए कि ये अंग्रेज हमारी भलाई के लिए नहीं है। 100 साल लग गए, और जिस दिन समझ में आया तो उनको निकालने में 10 दिन नहीं लगा। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ये प्रश्न बार बार आता है, याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने अखाड़े, लाठी, क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 और गणपति त्योहार 1893 में शुरुआत किया, याद रखिएगा। उन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। 1916 में होम रूल लीग उन्होंने चलाया। आर्कटिक होम ऑफ आर्यन और गीता रहस्य की उनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, विचारों के लिए अपने विचारों को प्रचार करने के लिए समाचार अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, याद रखिए। अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र और मराठी में केसरी समाचार पत्र उन्होंने संपादन किया। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप प्रयोग किया। देखिए, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, लेकिन वो एक उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, सांप्रदायिक नहीं थे। सांप्रदायिक का मतलब बदमाश नहीं, वो भैया एक गरम दल के नेता थे, लेकिन वो देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, याद रखिएगा, ये बार बार याद रखिएगा। 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये बार बार आता है, इसको याद रखिएगा। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो वो अश्विनी कुमार दत्त जी थे, ठीक है। बंगाल विभाजन पे आ जाइए। 1926 में नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, यशपाल और छबील दास ने विद्यार्थियों को संगठन करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। अब ये प्रश्न बार बार आएगा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की थी। किसने की थी? भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, यशपाल और छबील दास ने की थी।
भगत सिंह इस सभा के महामंत्री और भगवती चरण वोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। 1928 में अमृतसर के सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। याद रखिए, इससे कौन संबंधित नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं संबंधित थे। बंगाल का विभाजन करना कौन सा गवर्नर संबंधित था? तो कर्जन संबंधित था। 16 अक्टूबर सबसे जरूरी, 20-7-16 याद रखिएगा, 20-7-16। ये देखिए 20-7-16 समझ रहे हैं ना। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 का मतलब 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ध्यान से सुनिए, 20-7-16 ये 3 डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई को घोषणा की गई कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। 7 अक्टूबर को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में कहा गया कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। बंगाल विभाजन के समय फ्रेजर था, याद रखिए। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1911 में हुआ। ठीक, ध्यान से, सॉरी बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। इसकी घोषणा हुई 20 तारीख को, 20 जुलाई को। 7 अगस्त को क्या हुआ? इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर था। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य पंचम और महाराज मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य समारोह आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। यानी 3 डेट तो याद रखिएगा, 20-7-16, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ये 3 हैं। 20 जुलाई को अनाउंसमेंट, 7 को उसका खिलाफ किया गया स्वदेशी आंदोलन से, और 16 अक्टूबर को उसका विभाजन कर दिया गया। फिर 12 दिसंबर 1911 को कौन थी? महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम ने इसको रद्द कर दिया गया। ठीक, 1912 में कार्यान्वित हुई। इस समय गवर्नर हार्डिंग द्वितीय था। ठीक, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल का गवर्नर कौन था? जब बंगाल के विभाजन के समय में जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एंड्रूज फ्रेजर था। विदेशी वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 13 जुलाई 1905 के अंक में सुझाया किसने? संजीवनी के माध्यम से, साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने समझाया। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसको स्वीकार कर लिया। याद रखिएगा। अब गांधी ने असहयोग आंदोलन के दरमियान भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, तो उसके अपोजिट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये बर्बादी कर रहे हो तुम लोग। ठीक, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व, ये देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। याद रखिए, 16 तारीख को बंगाल का विभाजन हुआ। पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गीत गाया, एक दूसरे को राखियां बांधी। ठीक, किस आंदोलन के दरमियान वंदे मातरम गीत शीर्षक बना? तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। मैंने बताया था कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा हुई। अगला, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो सैयद रजा हैदर ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में नेतृत्व किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने याद रखिए, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में किया। सुब्रमण्यम अय्यर और नायर भी इसके सहयोगी थे। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किसने कहाँ कहाँ किया। स्वदेशी के समर्थक कौन कौन थे? अरविंदो घोष स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी चीजें सही हैं? तो याद रखिए, बंगाल तक ही सीमित था, ये छोड़ बाकी सब सही है। ठीक, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया? तो फिर से बनारस में। ठीक, 1905 में, दिसंबर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का संकल्प लिया गया। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का मेन उद्देश्य क्या था? सब कुछ ये जो देख रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, हिंदू मुस्लिमों को अलग करना था, नए राज्यों में हिंदू को अल्पमत में ले आना था। ठीक है, अगला, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का दिया? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने अपने विशेष अधिवेशन में, कौन से विशेष अधिवेशन में? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 के सितंबर में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ। विरोधियों में CR दास थे। ठीक, और असहयोग आंदोलन ने, याद रखिए, सितंबर 1920 में ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी
दी। अगला, वो पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का वकालत किया? तो भोलानाथ चंद्र थे। ठीक है, भोलानाथ याद रखिएगा। अगला, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन पर बारीसाल सम्मेलन 1906, याद रखिएगा बारीसाल सम्मेलन कब हुआ? 1906। उसके अध्यक्ष रसूल थे। पिछले 50 से 100 सालों के दरमियान हम जो हासिल नहीं कर पाए, हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया, ये उन्होंने कहा था। ठीक, निम्न में से कौन से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो रविंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, टैगोर जी थे। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं घुसे थे। ठीक है, 23 दिसंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन शुरू हुआ। गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके सुझाव पर सहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 1924 के समय समाप्त हो गया, जबकि तुर्की के कमल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, चूंकि गांधी जी ना बाद में आए भारत में। ठीक, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से? ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। स्वदेशी आंदोलन से कौन सा विदेशी पत्रकार जुड़ा था? तो यही था। ठीक है, और वेब मिलर जो था, एक विदेशी था जो वेब मिलर था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, निम्न में से 1904 में भारत को स्वशासन देने पर किसने बल दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। बंगाल विभाजन जो करजन के समय हुआ था वो 1911 दिसंबर 1911 है, वो भी खास तौर से 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया। अब अगला आ जाइए। ठीक, 1905 में बंगाल विभाजन के घटना स्वरूप हुआ क्या? तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जुलाई में आया, 16 अक्टूबर को विभाजित कर दिया गया। ठीक, विभाजन का पूरा समर्थन बंगाल के मुसलमानों द्वारा किया गया, ये भी इसमें सबसे जरूरी बात है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर वीर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था बनाया और कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मित्र मेला कब बनाया? 1899 में, और वही संस्था कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनाल बंगला नामक गीत गाया? तो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के चलते। ठीक, ये गीत था जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यहाँ तक करते हैं। अब हम लोग आएंगे कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पिछले सालों में आए हैं।